मसले की जिस पर पूरा देश बात कर रहा है, जो जुड़ा तो है देश की विदेश नीति और रक्षा नीति से, लेकिन अब सामरिक महत्व के मसले राजनीतिक मसले भी हो चुके हैं और इसीलिए हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। और इस बातचीत में जैसा मैंने आपको बताया, हमारे साथ इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार अभिषेक भल्ला हैं और राजदीप तो है ही। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा अभिषेक भल्ला कि एलएसी पर अभी स्थिति क्या है? सौरभ, देखिए, स्थिति तो अभी भी बहुत ज्यादा गंभीर है और जो आज जिस बात की पुष्टि हो गई है कि 10 सेना के हमारे लोग थे, जिनमें से 4 अफसर भी थे जिनको बंदी बनाया गया था, उनको चाइना ने 3 दिन रख के फाइनली अब रिलीज कर दिया है। तो ये जो हम 3 दिन से बातें सुन रहे थे कि दोनों देशों के मेजर जनरल्स के बीच बातचीत चल रही है, ये आखिर बातचीत क्या थी? बातचीत यही थी कि हिंदुस्तानी सेना के मेजर जनरल बार बार यही कह रहे थे कि कोई भी बात अब आगे तब बढ़ाई जा पाएगी जब चीन हमारे सैनिकों को छोड़ेगा। 3 दिन रखना कोई मामूली बात नहीं होती है। हम वॉर के समय में नहीं है, ये जंग नहीं हो रही है टेक्निकली, फॉर्मली, लेकिन ये बात सच्चाई है कि 3 दिन तक हमारे सैनिकों को रखा गया। अब क्योंकि वो सैनिक हमारे फाइनली छूट गए हैं, तो ये कहा जा रहा है कि अब आगे मसलों पर जो कि डीएस्केलेशन है उस पर बातचीत जारी रहेगी। अब ये बातचीत लेकिन सेना के स्तर पे रहेगी या इसको पॉलिटिकल लेवल या डिप्लोमेटिक लेवल पे ले जाना पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सेना के स्तर पर तो अभी तक ये मामला सुलझा नहीं है। अगर सुलझ पाता तो आज ये नौबत ना होती कि हमारे सैनिक बंदी बनाए जाते और 20 सैनिक हमारे मारे जाते। राजदीप सरदेसाई जी, मेरा पहला सवाल तो यही है जिसपे हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए कि देश की सरकार देश की जनता को ये बता क्यों नहीं रही है कि हुआ क्या है? नहीं, ये देखिए सौरभ, बताए क्या, मैं 2 बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि ये बड़ा ही सेंसिटिव मामला है, राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। क्या बताए, क्या हमारे सैनिकों को एम्बुश किया गया कि वहां किस तरह के, क्या हमारे सैनिकों के पास हथियार थे, अगर थे तो किस तरह के थे, अगर नहीं थे तो क्यों नहीं थे? ये बड़े बड़े संवेदनशील मुद्दे हैं। मैं समझता हूं इन पर पूरी तरह से जरूर जनता के सामने रखना चाहिए। सवाल है कब। ये मैं नहीं कह रहा कि ये सवालों का जवाब नहीं मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए, लेकिन क्या ये, जबकि जैसे अभिषेक बता रहे हैं स्थिति अभी भी गंभीर है, संवेदनशील है, ऐसे समय पर क्या हम ये सब चीजें जनता के सामने रखें? या जिस तरह से अब मोदी जी कर रहे हैं, ऑल पार्टी मीटिंग कम से कम अब की है, जो मैं समझता हूँ एक अच्छा कदम है। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को लेकर मुझे लगता है हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, जो भी हुआ है कहीं ना कहीं आज की तारीख में लगता है कि कुछ ना कुछ हमारी गलती हुई है, या तो वो मिलिट्री लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर। ये सब पोस्टमार्टम है, ये पोस्टमार्टम अब नहीं किया जा सकता, जबकि अभी भी दोनों सेनाओं के बीच में बातचीत चल रही है। जैसे अभिषेक कह रहे हैं, या कल शाम तक हमारे सैनिक वहां बंधक थे। हम कैसे फिर इन सब सवालों पर इस समय बात करें? मैंने कहा है इंक्वायरी होनी चाहिए, पार्लियामेंट जब भी बैठेगा ये सब मामले पार्लियामेंट के सामने रखनी चाहिए और पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में मुझे लगता है पहले स्थिति संभल जाए, चीन को वहां से, उस गलवान वैली से फिर से स्टेटस को जो फिंगर एट के पीछे किया जाए, स्टेटस को मेंटेन। राजनीति, मेरा तात्पर्य यही था कि यदि देश का सबसे बड़ा नेता, देश का प्रधानमंत्री जनता के सामने आता है, कहता है कि ये एक विकट स्थिति है, सेना और सरकार के स्तर पर इससे निपटा जा रहा है, आप लोग स्पेकुलेशन ना करें, आप लोग राजनीति ना करें, चाहे सत्ताधारी दल के हों चाहे विपक्ष के लोग हों जी, शाम को डिबेट में बैठ के एक दूसरे में कमियां निकालते हैं, वो देश के तौर पर हमारी खिल्ली उड़ती है। भाई, आप लोग अपनी पॉलिटिक्स और चीजों पे करिए ना। और एक क्लियर कट ब्रीफिंग, आप राजदीप जी ये देखिए, सूत्रों के हवाले से कुछ कुछ खबरें हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आई कल शाम को कि अब कोई सैनिक बंदी नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आपको थोड़ी भी खबरें देनी है वो आप एक व्यवस्थित चैनल के जरिए दीजिए ना। बिल्कुल, ये गलती थी। मुझे लगता है कि सेना की चुप्पी या सरकार की चुप्पी, इसके वजह से स्पेकुलेशन बढ़ा। और कई हफ्तों से जब ये मामले उठ रहे थे कि चीन की सेना लद्दाख में आई है, हमारी जो जमीन हम समझते हमारी है उस पर उन्होंने कब्जा किया है, तब सरकार डिनाई कर रही थी हर चीज को। देखिए, डिनाई मत कीजिए। और एक बात है कि कुछ ना कुछ, जैसे आपने सही कहा,
कोई आर्मी का व्यक्ति हो, कोई सरकारी व्यक्ति हो, एक ब्रीफिंग करता। दुनिया भर में ये होता है। अगर आप चुप्पी साधेंगे तो इसके लिए कई कई अटकलें लगाई जाएगी। जब पहले दिन जब ये बात उठी तब आपने डिनाई क्यों किया? पिछले हफ्ते आपने कहा कि डिसएंगेजमेंट शुरू हो गई है, गलवान वैली से चीन की सेना जो है पीछे हट रहे हैं। क्यों कहा? सूत्रों के हवाले। आपको कहीं ना कहीं ना मैंने जैसे कहा, पोस्टमार्टम बाद में कीजिए, देश के सामने जो हर डिटेल है वो आप बाद में रखिए, लेकिन कम से कम सच्चाई मत छुपाइए। आप डिनाई, अगर आप डिनाई करते हैं किसी चीज को जो वाकई हकीकत कुछ और है, तो फिर सवाल उठते हैं। अभिषेक मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो पिछले 1.5 महीने से लद्दाख के एरिया में जो चाइना के बॉर्डर पर स्थितियां हो रही हैं, तो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट या डिफेंस मिनिस्ट्री भी कवर करते हैं, जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट हमारे रक्षा तंत्र से जुड़ा हुआ, उसमें कोई इस तरह की बातचीत हुई कि क्यों ब्रीफ नहीं कर रहे हैं? क्या ऊपर के स्तर पर, चूंकि मोदी और शी जिनपिंग के स्तर पर बातचीत हो रही होती है, खबर आती है कि ट्रंप का कॉल आया, देन ट्रंप सेज कि मिस्टर मोदी वाज वेरी एंग्री, तो क्यों नहीं बताया जा रहा है कि क्या हुआ? जितना भी बताया जाना है, मान लिया मैंने कि 80% बातें संवेदनशील है, हर चीज चौक चौराहे पर चर्चा की नहीं है, पर कुछ तो आप बताओगे ना, क्या क्या तरीका रहता है, क्या मोडस ऑपरेंडी रहता है ब्रीफिंग का? देखिए, जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से नोटिस किया है, जब भी चीन के साथ किसी भी किस्म का मिलिट्री एस्केलेशन होता है, तो पूरी व्यवस्था जो है वो थोड़ा सा बैकफुट पे रहती है इंफॉर्मेशन के मामले में। हालांकि अगर पाकिस्तान के साथ ऐसा होता है तो इसका एकदम उल्टा होता है। ऑन रिकॉर्ड हमने देखा, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो डीजीएमओ ने आके खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। लेकिन चीन के मामले में देखिए, जब डोकलाम भी हो रहा था, 70 दिन 72 दिन का स्टैंड ऑफ चला, उस वक्त भी सेना की तरफ से और रक्षा मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल लेवल पे यही कहा जाता था कि देखिए, विदेश मंत्रालय आपको ऑफिशियल चैनल है, वही डील कर रहा है, वही बताएगा। इसका कारण शायद ये है, जो पर्सनल लेवल पर हमारे सूत्र हमेशा बताते हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए, चाइना जो है इंडियन मीडिया से बड़ा परेशान रहता है। उनको ये लगता है कि इंडियन मीडिया बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के वो बात करता है, और कुछ अधिकारियों का कहना होता है कि जो चीन के लोग हैं उनको बिल्कुल भी किसी भी किस्म की परेशानी नहीं है हिंदुस्तान के लोगों के साथ, वो हिंदुस्तान के लोगों की बड़ी इज्जत करते हैं। तो अगर इस बात को पब्लिक के सामने रखा जाएगा तो चीन में भी एक एंटी इंडिया फीलिंग ना जागृत हो जाए। तो ये इस तरह के फेयर्स बताए जाते हैं और ये कम्युनिकेशन बोला जाता है कि चाइना की साइड से आया है। तो कोशिश शायद यही रहती है कि थोड़ा अंडर प्ले किया जाए, लो प्रोफाइल रखा जाए, लेकिन अब हम लोग को भी पत्रकारिता करनी है और इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो ऐसा कभी होता नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन पूरी तरह दब जाए। उसी महकमे से कोई ना कोई तो हमें बताता ही है कि जमीनी स्थिति क्या है, और शायद उसी के कारण ये बात भी छुप नहीं सकी। हालांकि ना हिंदुस्तान की सरकार ने इसको माना कि बंदी बनाए गए, ना चीन की सरकार ने माना, लेकिन ये बात रिपोर्ट हो गई। इससे पहले भी जब क्लैश हुआ पेंगोंगसो लेक पर 5 मई 6 मई को, तो ये इंफॉर्मेशन हम लोग तक पहुंची करीब 1 हफ्ते बाद। तो ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन पूरी तरह ब्लैकआउट हो जाती है। हाँ, कई बार डिले जरूर होता है, और एक बार फेस ऑफ शुरू हो जाता है तो किसी ना किसी माध्यम से, किसी लेवल से ये बातें जरूर बाहर निकलती हैं और जनता तक पहुंचती हैं। दूसरी चीज जो मैं आप दोनों लोगों से पूछना चाहूंगा वो ये है कि आज नरेंद्र मोदी ने पार्टी मीटिंग बुलाई, ठीक है, जिसमें ब्रीफिंग कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने खुद, जो अखबारों में रिपोर्ट छपी, इसके लिए पार्टी अध्यक्षों को फोन किया, बुलाया। मुझे लगता है कि जो इतने पिछले 4-5 दिन से 10 दिन से जो पॉलिटिकल स्पेकुलेशन चल रहा है, राहुल गांधी कोई सवाल पूछ रहे हैं कि निहत्थे क्यों चले गए, मतलब दिस इज नॉट द टाइम टू गेन एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल माइलेज। देखिए सौरभ, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हुआ है, हमारी राजनीति एक इतनी विभाजित हो गई है कि हर मुद्दा पॉलिटिसाइज हो जाता है, और इसकी शुरुआत केवल इस समय इस लद्दाख के इस एनकाउंटर पर नहीं हुई है, हर चीज पर होती है। आप ये जानेंगे 2008 में
जब नवंबर में मुंबई पर टेरर अटैक हुआ था, आतंकवादियों ने हमला किया, कौन गए थे ताजमहल होटल के बाहर? कौन थे वो व्यक्ति जिन्होंने एक इम्प्रॉम्प्टू प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की आलोचना की? उनका नाम था नरेंद्र मोदी। देखिए, आप नहले पे दहला हो रहा है। जब आप विपक्ष में है, मैं राजनाथ सिंह जी की पुरानी स्पीचेस आपको दिखाता हूँ, क्या क्या उन्होंने कहा, क्या आपने छूट, कहाँ है मनमोहन सिंह, क्यों नहीं हम चीन पर हमला कर रहे हैं? विपक्ष में आप कुछ कहते हैं और सरकार में आकर कुछ कहते हैं। अब कांग्रेस भी वही कर रही है। जब कांग्रेस सरकार में है तो वो कटघरे में खड़ी रहती है, अब विपक्ष में है तो सवाल पूछती रहती है कि वो किस तरह, कहाँ है आपकी सेना, क्या कर रही है। मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं कि ये सवाल जो है वो वाजिब है, लेकिन पार्लियामेंट में पूछे जाने चाहिए एक ऐसे समय जब स्थिति तनावपूर्ण है, जब पूरी जानकारी नहीं है। और मैं ये कहूंगा, इन सब चीजों पे नीड टू नो बेसिस पर होना चाहिए। जितनी जानकारी देनी है उतनी देनी चाहिए, सत्य देना चाहिए, झूठ नहीं देना चाहिए, क्योंकि झूठ पकड़ा जाता है। मुझे लगता है ये सोर्स बेस्ड जर्नलिज्म आप एक सीमा तक कर सकते हैं, पूरी तरह से नहीं। लेकिन हाँ, पॉलिटिक्स हमारी इतनी विभाजित हो गई है कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, हर चीज को, कोरोना, हर चीज पर हम राजनीति पर उतर आते हैं। लेकिन सवाल पूछना वाजिब है, ये नहीं हम कि क्योंकि आपने डिनाई किया। प्रॉब्लम क्यों हुआ? जब लद्दाख पे ये जब हम लोग की लद्दाख में चीन अग्रसर है, हमारी जमीन ले रहा है, जब ये बातें उठी तब सरकार ने डिनाई किया। अब जब आप डिनाई करेंगे और फिर सत्य कुछ और निकलेगा तो सवाल पूछना तो वाजिब है ना। आप सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? आप तो नेता है ना, विपक्ष के नेता सवाल पूछेंगे। लेकिन सवाल यह है किस तरह से, किस समय पूछना चाहिए। ये आपकी बात को मैं मानता हूं, क्योंकि राजदीप जी, इस देश में ये परंपरा रही है कि एक तो युद्ध काल में आप क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि जब किसी दूसरे देश के मुकाबिल बात आए तब पूरे देश को एक रहना चाहिए। जो महाभारत का वो महान दर्शन है, वयम पंचादि शतकम। आप देखिए, जब वाजपेयी जी जिनेवा में नरसिम्हा राव जिनेवा में भारतीय दल को भेजते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी को उसका मुखिया बना के भेजते हैं। ये सर वो जमाना चला गया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, वो जमाना जब नरसिम्हा राव वाजपेयी जी को भेजते थे इतनी बड़ी एक कॉन्फ्रेंस के लिए। अब क्या आपको लगता है कि सरकार जो है किसी विपक्ष के नेता को भेजेगी? आप विपक्ष के साथ ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं करते पहले दिन से? फिर वो कोरोना हो या इस तरह की लेकिन दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ राजदीप जी की 1962 का युद्ध, उसकी रिपोर्ट हो, कारगिल में सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट हो, रिपोर्ट पब्लिक ही नहीं की जाती। हम लोगों को बार बार नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दिया जाता है। अमेरिका समेत कितने ही देशों में एक तय समय सीमा है, 20 साल, 40 साल, उसके बाद आप पब्लिक करते हो डॉक्यूमेंट। यहाँ डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं होते, सेंसिटिविटी बता के चीजें छिपाई भी जाती हैं ताकि कभी भी कोई भी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, चाहे पिछली सरकारों का हो चाहे सरकार का हो, वो सवालों की कटघरे में ना आए। बिल्कुल, आज तक हमें नहीं पता कि 93 के बाद इतनी मीटिंगें हुई हैं बॉर्डर पर को लेकर चीन और भारत के बीच में। उन मीटिंगों में क्या बातें हुई, क्या तय किया गया, कहाँ पता है? फिर वो कई सरकारें, कांग्रेस की सरकार हुई, यूनाइटेड फ्रंट की हुई, भाजपा की हुई, कहाँ बताया गया? ब्रजेश मिश्रा गए थे, उसके बाद शिव शंकर मेनन, जे.एन. दीक्षित, कई लोगों ने बातचीत की है चीन के साथ। उन बातचीतों में क्या हुआ? अब 20 साल हो गए, हमें पता नहीं चलना चाहिए कि ये किस तरह से बातचीत हो रही है, किस स्तर पर, किन मुद्दों को लेकर। और इसी वजह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, जो बाउंड्री है, इतनी विवादास्पद हो गई है, क्योंकि किसी को यह पता नहीं है कि किस तरह की बातचीत हो रही है। और जब बातचीत पर ही नहीं पता है इतने सालों के बाद, तो दोनों सेनाओं के लोगों को कैसे, जो जमीन पर कमांडर है, वो कैसे जानेंगे कि कौन किस तरफ बैठा है? LAC itself is disputed। ये सबसे बड़ी मुसीबत है चीन और भारत के बीच में इस समय। अभिषेक, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि चीन के साथ हमारा बॉर्डर काफी लंबा है, जो 3 कमांड्स में बटा हुआ है। अब बाकी जगहों पे भी आई एम श्योर सतर्कता बढ़ा दी गई होगी, खासतौर पे जो पिछले ट्रिगर पॉइंट रहे थे, डोकलाम वगैरह, उन सब जगहों पे। जी हाँ, बिल्कुल। जो चीन के साथ जो LAC है, ये 3 सेक्टर में बटी हुई है। जो लद्दाख है वो वेस्टर्न सेक्टर कहलाता है, मिडिल सेक्टर है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और ईस्टर्न सेक्टर है अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ सिक्किम। ये जानना बड़ा जरूरी है कि
लद्दाख में इस वक्त ये गतिविधियां इतनी क्यों हुई, इसका शायद कारण एक ये है कि देखिए, जहां तक अरुणाचल प्रदेश की बात है या नॉर्थ सिक्किम की बात है, वहां पे जो इंडियन आर्मी का भी डिप्लॉयमेंट है वो कहीं ज्यादा है लद्दाख से, और स्ट्रेटेजिक लेवल पर काफी ज्यादा हम भी सक्षम हैं। लेकिन शायद लद्दाख में कुछ गैप्स रह गए थे, खास करके जो गलवान वैली का एरिया है, यहाँ पे जो मुझे पता चला है पेट्रोलिंग कम हो रही थी। इसके कारण बहुत हो सकते हैं। इसका कारण ये हो सकता है कि काफी सालों से यहाँ पे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जो 23 डिस्प्यूटेड स्पॉट्स हैं जो ज्यादा संवेदनशील माने जाते हैं, उनमें से गनवल का इलाका उस लिस्ट में नहीं था। हालांकि पेंगोंग लेक जरूर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव स्पॉट है जहां से ये सब शुरुआत हुई। और पेंगोंग लेक में जो हम लोग को पता चला है कि चीन ने कोशिश ही नहीं की है स्टेटस को बदलने की, लेकिन काफी हद तक वो कामयाब हो गया है स्टेटस को बदलने में, क्योंकि वो फिंगर 4 इलाके में आके बैठा हुआ है जो कि हमेशा से भारत के कंट्रोल में रहा है। तो वो एक बहुत ज्यादा सीरियस बात है। बात आई गलवान की, यहाँ पे भी कोशिश स्टेटस को बदलने की थी। ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने हमारी ऑन रिकॉर्ड अपनी प्रेस रिलीज तक में बोला। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह की डेवलपमेंट्स हुए हैं, 20 जवानों ने की 20 जवान शहीद हो गए, उसके अलावा 10 बंदी बनाए गए। तो ये बात तो पक्की है कि जो हमारा इसका रिस्पॉन्स है वो सारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे होगा। डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है पिछले कुछ दिनों पे। जो रिजर्व फोर्सेस होती हैं वो आगे भेज दी गई हैं। अब देखना ये कि ये कब तक चलेगा, क्योंकि अभी हम जून के महीने में हैं। जैसे ही सर्दी शुरू होती है इन इलाकों में ये पूरी तरह से कट जाते हैं। तो सर्दी तक अगर ये खिंच गया तो इसका मतलब है कि ये एस्केलेशन दूसरा सियाचिन बन जाएगा, काफी देर तक चलने वाला। दूसरा सियाचिन बन जाएगा जहां पे आपको बर्फ के बीच, मौसम के बीच भी सेना को तैनात करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी कुछ जगहें ऐसी हैं 15,000 फीट 16,000 फीट पर जहां पे हमारी पोस्ट हैं, और वो सर्दियों में भी वहां रहते हैं। और ये यही डिफरेंस है शायद, क्योंकि जो चीन की आर्मी है वो जब पीक विंटर आती है और -30 -40 टेम्परेचर होता है तो उनके सैनिक पीछे हट जाते हैं। उसका कारण ये है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा है। उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जो एकदम इन हाइट्स तक आ सकती हैं। और दूसरा मत भूलिए कि जो चाइनीज साइड है, चाहे वो नॉर्थ सिक्किम में हो चाहे वो लद्दाख में हो, वो एक प्लेटो है। तो मूवमेंट बहुत ज्यादा आसान है कंपेयर्ड टू आवर मूवमेंट। हम पहाड़ियों पर हैं, पहाड़ियों पे हम अभी भी जिप्सी में चलते हैं। मैं खुद कुछ इलाकों में गया हुआ हूँ पीक विंटर पे, और मतलब सर चकरा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये डिप्लॉयमेंट सर्दी तक चलती रही, और जैसा कि आपने सियाचिन का जिक्र किया, लद्दाख की इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि वो एक गेटवे है टुवर्ड सियाचिन। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस शायद यही है। और जो ये गलतियां यहाँ हुई, कहीं ना कहीं गलतियां तो हुई हैं, उन गलतियों के लिए एक रिव्यू बहुत जरूरी है। वो रिव्यूज मैंने सुना है शुरू भी हो गए हैं, लेकिन क्या डिटेल में जैसे कारगिल के बाद रिव्यू हुआ था उस तरह का रिव्यू किया जाएगा नहीं, ये सरकार हमें बताएगी, और उसकी रिकमेंडेशंस को अप्लाई भी किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक भल्ला। मैं लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ सौरभ, कि हमें कहीं ना कहीं इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि चीन को हम उस तरह से ना देखें कि चीन की, देखिए चीन एक अब अपने आप को एक ग्लोबल सुपर पावर की तरह देख रहा है। वो चाहता है पूरी तरह से जो वन बेल्ट वन रोड का कॉन्सेप्ट है, एक रास्ता बनाया जाए दुनिया भर में जिस पर उनकी पकड़ हो। उन्हें हम हल्के ना ले। हम ये ना समझे कि केवल प्रधानमंत्री जी और जी जो चीन के राष्ट्रपति उनमें संबंध अच्छे हैं, इसके लिए चीन और भारत के बीच में अच्छे होंगे। चीन हमारा एक तरह से हॉस्टाइल नेबर माना जाए। हमें ये जानना चाहिए पिछले सालों से चीन जिस तरह से अपनी पकड़ बढ़ा रहा है, पाकिस्तान के साथ जिस तरह के उनके संबंध है साउथ चाइना सी में, हम उन्हें ये डिप्लोमेसी जो है उसे एक अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस पर। हमें चीन को किसी भी हालत में हम हल्के नहीं ले सकते। चाइना इज नॉट पाकिस्तान। और मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि डिप्लोमेटिक जो टैक्टिक्स हैं या डिप्लोमेटिक जो रिश्ते हैं या उससे जुड़ी गतिविधियां हैं वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा ना। बिल्कुल, डिमार्केशन बहुत जरूरी है हर पार्टी के लिए कि
कि जब राष्ट्र से जुड़े मुद्दे हैं, जो सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, देश रहता है, तो देश से जुड़े जो इतने बड़े मुद्दे हैं वो चुनावी रैलियों का और भाषणबाजियों का और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का जरिया बनेंगे। तो यही होगा कि जिसको हम इंटरनेट नेशनलिज्म कहते हैं, कि वो डिस्कस रहा है हर आदमी, जिसको पता भी नहीं है, हर आदमी अपनी राय कह रहा है, हर आदमी अपनी बात कह रहा है। ये रुकेगा। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक बल्ला इस बातचीत से जुड़ने के लिए।